हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू PTIAS PT 365 विज़न IAS का अपडेटेड पार्ट 1। ठीक है, जिसमें कि पॉलिटी में टोटल 30 पेज हैं और इन्वायरमेंट में भी टोटल 30 पेज हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो पॉलिटी और गवर्नेंस को डिस्कस करने से पहले मुझे क्या करना है कि AC चलाना है, तो मैं AC चला देता हूँ। ओके, now the environment will be little bit chilly। देखो, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में उनकी पिटीशन डिस्कस कर दी थी, जिन्होंने ये चैलेंज किया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर को आपने जो प्रियम्बल में इंक्लूड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो उन्होंने एक पिटीशन दी थी कि इसको आपको क्या करना है, डिसमिस करना है। इनमें क्या की ऑब्जर्वेशन थी, तो इसमें ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर इसमें मुझे कोई भी चेंज करना है तो वी कैन डू द चेंजेस। और जिसमें कि एडिशन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड, उसको हम इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसको एक तरीके से प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था। डिसमिस्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है कि डेट ऑफ प्रियम्बल एडॉप्शन डज नॉट कर्टेल अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, कि जिस डेट को हमने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उस पावर को कर्टेल नहीं कर सकता है। ठीक है, एक तरीके से मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी आर्टिकल को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट ना करे, उसको वो अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रियम्बल तक भी हमारा एक्सटेंड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट करते हैं तो उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं वेरियस ग्राउंड पे, जैसे वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइंड सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, कोर्ट ने दो टर्म डिफाइन किए हुए हैं। सेकुलरिज्म बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्टेट है वो न तो सपोर्ट करता है किसी भी रिलीजन को और ना ही पेनलाइज करता है किसी भी प्रोफेशन या प्रैक्टिस को या किसी भी फेथ को। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि स्टेट मेंटेन नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, अपना कोई एक रिलीजन मेंटेन नहीं करता है। तो ये 14, 15 और 16 आर्टिकल में एक तरीके से इंश्राइंड है, और किसमें है 25, 26, 29 और 30 में। 25, 26 किससे रिलेटेड है, हमारा रिलीजन से रिलेटेड है। तो 29 एंड 30 किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड है। 14, 15, 16 हमारा राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। सोशलिज्म एक तरीके से हमारा इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है, इसको एक तरीके से काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और ये किसी भी प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप और राइट टू बिजनेस एंड ट्रेड और फंडामेंटल राइट को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, जो कि हमारा आर्टिकल 1G में दिया हुआ है। ठीक है, 1G बेसिकली क्या है कि जैसे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमारा आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया हमारा। ठीक है, असेंबली हो गया, एसोसिएशन हो गया, ठीक है, मूवमेंट हो गया, रेसिडेंट हो गया और प्रोफेशन हो गया। तो ये हमारा जी आ जाएगा, किसमें, प्रोफेशन में आ जाएगा एक तरीके से। तो यही बोल रहा है कि बिजनेस ट्रेड ये किससे रिलेटेड है, हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट प्रियम्बल से रिलेटेड कौन कौन से है, तो एक तो सबसे पहले हमारा बेरूबरी केस हुआ था जो 1960 में हुआ था। ठीक है, उसमें ये बोला गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद 1973 में एक तरीके से केशवानंद भारती केस केरला का हुआ। फिर LIC इंडिया 1995 में हुआ। इन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अमेंड किया जा सकता है। फिर SR मुंबई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हुआ। तो इन्होंने बोला सेकुलरिज्म क्या है, एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर RC पौडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ। इसमें इन्होंने ये बोला कि सेकुलरिज्म रिप्रेजेंट करता है नेशन के कमिटमेंट को, कि किसी भी पर्सन को जिसका इक्वल फेथ है, ठीक है, किसमें, रिलीजन में फेथ है या सेकुलरिज्म में फेथ है, तो उसको आपको ट्रीट करना है, काइंड ऑफ उस पर्सन को ट्रीट करना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और उसके फेथ को एक तरीके से इक्वली ट्रीट करना है। तो ये 4 केसेस हैं जो एक तरीके से प्रियम्बल से रिलेटेड है। बेरूबरी केस 1960 में, जिसमें बोला गया था प्रियम्बल नहीं पार्ट है। केशवानंद पार्टी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और LIC इंडिया में बोला गया पार्ट है। SR मुंबई में बोला कि सेकुलरिज्म एक बेसिक फीचर है। और RC पौडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही बोला कि आपको फेथ को एक काइंड ऑफ ट्रीट करना है अच्छे से, और डिस्क्रिमिनेशन को एक तरीके से क्या करना है, नहीं लाना है कहीं पे भी।
अगर प्रियम्बल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ओरिजिनली इन्होंने डिक्लेयर किया था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तीन चीज़ें किया था। बाद में इसमें आया था हमारा सेकुलर आया था, ठीक है, इंटीग्रिटी आई थी, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी इसको कोर्ट में एक तरीके से इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है कुछ पावर को, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में है। इसको बेसिकली क्या करता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 40 आर्टिकल, 7 शेड्यूल और 4 नए आर्टिकल और 2 न्यू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से इसमें किए गए थे, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन एक तरीके से प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को, SSI, ठीक है। तीन चीज़ों को इंसर्ट किया गया था। इन्होंने चेंज किया था यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को एक तरीके से किया था। अगर 7 शेड्यूल में क्या चेंजेस आए थे, तो 7 शेड्यूल बेसिकली हमको पता है स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट और हमारा क्या होता है यूनियन लिस्ट, इन चीज़ों से रिलेटेड करता है। तो कुछ कैटेगरी थे जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए गए थे, जैसे कि हमारा क्या हो गया इसमें, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है, वेट एंड मीज़र हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट विद एग्जप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये सब चीज़ें किसमें, हमारा कंकरेंट लिस्ट में आई थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना है कि कहाँ कहाँ आई थी। तो इसमें बेसिकली देखो क्या क्या आया था हमारा, इसको याद कर सकते हैं हम। एजुकेशन आ गया हमारा, फॉरेस्ट आ गया, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ और एनिमल का करना है, ठीक है। और क्या क्या हमारा, वेट एंड मीज़र है, ठीक है, वेट एंड मीज़र है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है हर एक कोर्ट का एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इमरजेंसी के बारे में बात करें तो इमरजेंसी अमेंड किया गया था, इन्होंने आर्टिकल 352 में एक तरीके से अमेंड किया था, ठीक है, जो ऑथराइज़ करता है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, नॉट ओनली थ्रू आउट द कंट्री बट एनी पार्ट में, ठीक है। तो एडिशनल नए कौन कौन से DPSP हमारे इंक्लूड किए गए थे, तो आर्टिकल 39, जिसमें कि इसमें क्या करना था कि हमें हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन करना है। 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये एक तरीके से काइंड ऑफ इंसर्ट किया गया था। 43 है जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और 48 एक तरीके से क्या है हमारा, हमें करना है प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करना है इन्वायरमेंट का, और सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। और एक पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट किया गया था, और पार्ट 14A एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को इंसर्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी एक तरीके से किससे रिलेटेड है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फिर से रिवाइज कर सकते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या अमेंड किया गया था, एक तरीके से प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, 40 आर्टिकल को अमेंड किया गया था, 7 शेड्यूल को अमेंड किया गया था, 14 नए आर्टिकल एक काइंड ऑफ इसमें इंसर्ट किए गए थे, और 2 नए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसमें इंसर्ट किया गया था। प्रियम्बल में क्या अमेंड किया गया था कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन किया गया था, और डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है, सॉवरेन, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे आती हैं उन उससे रिलेटेड था। 7 शेड्यूल में कुछ लिस्ट थे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड हो गया, वेट एंड मीज़र हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हर एक कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 350 में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट एक तरीके से केवल पूरे कंट्री पे नहीं कि किसी के एक पार्ट पे भी एक तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अगर हम DPSP के बारे में बात करें तो आर्टिकल 39A, 43A और 48A के बारे में बात की गई हुई है, और एक 2 नए पार्ट, जैसे पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, और पार्ट 14A जो कि ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, उससे है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 बेसिकली क्या बोलता है हमारा कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हमें करना है। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। 43A के बारे में बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और 48A बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। 75th कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा कब मनाया जाता है, एक तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को एक तरीके से अडॉप्ट हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये इफ़ेक्ट में आया था, ठीक है। तो इसी को एक तरीके से काइंड ऑफ हम क्या बोलते हैं, संविधान दिवस बोलते हैं, जिसको कि 2015 में इंस्टीट्यूट किया गया था। कब किया गया था इसको, 125th बर्थ एनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि अम्बेडकर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो ये हो जाएगा हमारा कब, 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इसको
प्रिंट नहीं किया गया था, ये हैंड रिटेन है। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इंग्लिश में लिखा था और वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा था। तो कैसे याद करना है इसको? जो वैद्य है, वैद्य देखो हिंदी से टर्म रिलेटेड है, वसंत कृष्ण वैद्य, तो वैद्य साहब किस में लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे। और प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, PBNR, इन्होंने किस में लिखा था? इंग्लिश में लिखा था। प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करें तो कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल हमारा 300A होता है, जो एक काइंड ऑफ क्या है? हमारा लीगल राइट है, ठीक है। तो 9 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें कि प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इस केस का नाम है, ठीक है। तो ये किया है कि कोई भी स्टेट की पावर टू अक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको इन्होंने क्या किया है? रेस्ट्रिक्ट किया है कि इस कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक तरीके से अक्वायर कर सकते हो। अगर हम इस मोर और न्यूज़ के बारे में, इस पे ज़्यादा न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो ये जो जजमेंट है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रंगनाथ रेड्डी, जो 1978 में आया था, और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है, ये 1983 में आया था। दोनों केसेस में ये बोला गया था कि ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्स के लिए। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन को हम लोग फंडामेंटल राइट की तरह लिखते थे, इसको आर्टिकल 19F, ठीक है, 31 इससे इसमें रखते थे। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? 25th अमेंडमेंट 1971 जो हुआ था उसमें आर्टिकल 31C एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, और 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडा लिस्ट में एक तरीके से रिमूव कर दिया गया, इसको एक नए आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया था। अगर हम की हाईलाइट ऑफ द जजमेंट के बारे में बात करें प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, तो इसमें उन्होंने यही बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम ऑटोमेटिकली क्लासीफाई नहीं कर सकते मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 39B के अंदर। आर्टिकल 39B बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो एक तरीके से जो कम्युनिटी एरिया है वो एक तरीके से कॉमन गुड करे लोगों को, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39B इसके बारे में बात करता है। अथॉरिटी फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन के बारे में बात करें तो 39B कोई भी अथॉरिटी नहीं ग्रांट करता है, कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं ग्रांट करता है स्टेट को एक्वायर करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। इट कम फ्रॉम सोवरेन पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन इंट्री 42 ऑफ लिस्ट 3 ऑफ द 77 शेड्यूल, वहाँ से ये पावर आती है। अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी को हम लोग मटेरियल रिसोर्स डिपेंडिंग अपॉन उसके नेचर, स्कैरसिटी, इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिटी वेलफेयर और कंसंट्रेशन इन द प्राइवेट लैंड हैंड, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 31C के बारे में बात करें तो कोर्ट ने ये रूल किया कि आर्टिकल 31C, जिसमें कि केशवानंद भारती के केस को एक तरीके से अपहेल्ड किया गया था, वो बोला गया था कि ये अभी भी वैलिड है। कौन सा? 31C बेसिकली क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट लॉज डिज़ाइन टू फुलफिल DPSP 39BC फ्रॉम बीइंग चैलेंज फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट 14 एंड 19, ठीक है। तो 39C में यही बोला गया है, जहाँ 31C आएगा वहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 और 19 वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है DPSP को, ठीक है, कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो अंडर आर्टिकल 14 और 19 के अंतर्गत। अगर हम बैलेंस कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, तो इसमें ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट कि आपको अलाइन करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में बात कर रहा है और राइट टू प्रॉपर्टी उसके थ्रू, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। और ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पे भी एक तरीके से क्या होता है? अप्लाई होता है। लिमिट ऑफ एमिनेंट डोमेन, कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन के बारे में लैंड एक्विजिशन में। कोर्ट क्लेरिफाई कर रहा है नॉट ऑल प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज क्लासीफाई एज मटेरियल रिसोर्स of community that can be appropriated for public good. Doctrine of eminent domain, it provides that government can acquire private property for public use balancing societal welfare and property right। ये eminent domain के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि कोई भी हमारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज़ के लिए एक्वायर कर सकता है, जिसमें कि कोई भी सोसाइटल वेलफेयर, ठीक है, उससे रिलेटेड हो, उसको बैलेंस करना है। ये पावर एक्सरसाइज होती है ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, बट फेयर कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा ऑनर को, ठीक है। क्या है एमिनेंट ऑफ डॉक्ट्रिन
ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन कौन कौन सा है? पब्लिक यूज़, जस्ट कंपनसेशन, रिक्वायर्ड ड्यू प्रोसेस और गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको एक तरीके से क्या कर सकती है, पब्लिक यूज़ के लिए ऑथोराइज़ कर सकती है। और प्रॉपर्टी ऑनर को नोटिफाई, एडवांस में नोटिफाई करना होगा। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा और उनको चांस देना होगा कि आपको अक्विजिशन और निगोशिएट कंपनसेशन के लिए आप निगोशिएट कर सकते हो। जब भी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है तो गवर्नमेंट को एक फेयर कंपनसेशन देना होगा ऑनर को बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्विजिशन और पब्लिक यूज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली देयर इन लेजिटिमेट एंड नो अल्टरनेटिव, तो उससे रिलेटेड है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस है? सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2018। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कि एमिनेंट डोमेन टाइड state sovereignty, state can acquire private property from public interest provide fair compensation is given, this power does not violate a person right to livelihood or dignity। अगर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये हेल्प करता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाई इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन पार्ट आर्टिकल 21 ऑफ मजरा सिंह वर्सेस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड एमआई बिल्डर्स वर्सेस रैडली श्याम साहू केस। स्टेट एज ट्रस्टी, यूनियन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, स्टेट एक्ट एज अ ट्रस्टी मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स फॉर द पब्लिक बेनिफिट। ये सब बकवास चीज़ें हैं, इसको छोड़ो। इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो देखते हैं क्या है ये। अंडरलाइन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एससी ने यूज़ किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142, जो कि पैन इंडिया में एक तरीके से इशू करना है कि आपको इलीगल डिमोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी को उनको हॉल्ट करना है। ठीक है, आप अगर इलीगल है, इलीगल तरीके से आप डिमोलिश कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो आपको हॉल्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन एक तरीके से दी हुई है। तो ये जो गाइडलाइन है ये इनक्रोचमेंट ऑफ इनटू द पब्लिक लैंड या अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर उस पर नहीं ये काम कर रही है। अगर डिमोलिश करना है तो एक प्रायर नोटिस आपको देनी होगी। ठीक है, जिसमें कि हाउस ऑनर को रजिस्टर्ड पोस्ट, डिटेल नेचर ऑफ द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, डिटेल ऑफ द स्पेसिफिक वायलेशन, इन सब चीज़ों उसमें लिखी होनी चाहिए। तो एक तरीके से 15 डे का नोटिस एक तरीके से तो देना ही चाहिए। ठीक है, वीडियोग्राफी एंड ड्यू रिपोर्ट, डिमोलिशन मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द वीडियो, और एक रिपोर्ट भी बनानी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग मस्ट बी गिवन एक्यूज्ड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, उसको हियरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्यूज्ड को हियर करना पड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टी आप डिमोलिश कर रहे हो। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर फॉर वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। कंसर्न रिगार्डिंग इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या कंसर्न है? वही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ये अगेंस्ट है, ड्यू प्रोसेस लॉ, रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये एक बहुत मेयर एक्यूजेशन ही होता है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू शेल्टर अंडर आर्टिकल 21, उसको भी ये वायलेट करता है कि आप किसी का घर छीन ले रहे हो। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है श्री अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को, जो कि हेल्ड किया था डेट AMU कैन नॉट क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 31 विच इज़ स्टेबलाइज्ड बाय स्टैट्यूट। ठीक है, तो एक केस आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। ठीक है, मतलब एक तरीके से जजमेंट आया होगा जिसमें इन्होंने ये बोला था कि AMU जो है माइनॉरिटी स्टेटस को क्लेम नहीं कर सकता, जो कि हमको आर्टिकल 30 बेसिकली किसके बारे में बात करता है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। तो उसके अंदर AMU ने एक तरीके से क्लेम किया होगा कि हम माइनॉरिटी स्टेटस है, लेकिन इस केस में ये बोला गया कि आप AMU जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो इस्टेब्लिश किया गया था एक स्टैट्यूट से इस्टेब्लिश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने श्री अजीज़ भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड किया कि AMU को न तो किसी भी जो इस्टेब्लिश किया था और एडमिनिस्ट्रेशन किया था किसी भी मुस्लिम माइनॉरिटी ने नहीं एडमिनिस्ट्रेशन किया था, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और AMU एक्ट के थ्रू एक तरीके से इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, लेटर सुप्रीम कोर्ट लेटर ऑन पार्लियामेंट ने भी AMU अमेंडमेंट एक्ट 1981 में AMU का माइनॉरिटी स्टेटस एक तरीके से रिस्टोर कर दिया गया था। ये अजीज भाषा में क्या बोला था उसके बारे में बात कर रही कि AMU जो है वो माइनॉरिटी नहीं है। फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक किया है किस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक किया था किसका, माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू इन 2006, क्योंकि इसको पार्लियामेंट ने दिया था माइनॉरिटी स्टेटस, विच हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली चैलेंज सुप्रीम कोर्ट इन 2019। नो नीड फॉर माइनॉरिटी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रूव द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि किसी भी माइनॉरिटी कंट्रोल नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि ये प्रूव करने के लिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। माइनॉरिटी स्टेटस इज़ नॉट सरेंडर्ड बिकॉज एन इंस्टीट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाई स्टेट्यूज अपॉन in cooperation of the university. Guideline were not a minority before the constitution, entitled to article 31 ए प्रोटेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये सब चीज़ें जो है जजमेंट में एक तरीके से दी हुई थी, हाईलाइट दी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, हमको ये पढ़नी है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इसमें ये बोलता है कि वो डील करता है राइट ऑफ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एक्ट 2004 में आया था। इन्होंने इनेक्ट किया था कि एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटी इंश्राइंड इन आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में उससे रिलेटेड था। तो ये कमीशन क्या है, क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जिसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर है, जो क्वेश्चन रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज एन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उससे रिलेटेड वो बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक तरीके से नोटिफाई किया हुआ है, जिसमें कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। हाउएवर माइनॉरिटी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तरीके से नोटिफाई किया हुआ है। मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, ठीक है। तो ये याद करना बहुत ईजी है। क्या क्या स्पेशल प्रिविलेज मिलती है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं प्रॉपर्टी और फेयर कंपनसेशन उनको देना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, उनको रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट करनी है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट। और राइट टू एजुकेशन इज़ नॉट अप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडेड या अनएडेड, वहाँ पर राइट टू एजुकेशन नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टेटमेंट मान लो यूपीएससी में आ गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एक तरीके से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज हो या फिर कोई सरकारी कॉलेज हो, नहीं, आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये अप्लीकेबल ही नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट को रीइटरेट किया है, ठीक है, मतलब फिर से सुनाया है। और ये बोला है कि महेश विजय केस 2016 में, जहाँ पे इन्होंने हेल्ड किया था कि यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द एनी रिलीजन। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट रेफ़र किया है, बोला चर्च ऑफ द गॉड केस 2000 विच हेल्ड दैट देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू यूज़ लाउड स्पीकर इन आर्टिकल 19(1)(a एंड आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ईआरपी इम्प्लॉय करता है इंडियन जुडिशरी को फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड डिटरमाइनिंग वेदर एसेंशियली रिलीजियस प्रैक्टिस। ईपीआर टेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाई एसेंशियल एक तरीके से रिलीजन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कब किया था, सिरूर मट्ट केस 1954 में, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक तरीके से एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। इसमें कि रिलीजियन प्रैक्टिस विद इन द मीनिंग ऑफ रिलीजन इज अंडर एम्बिट। इट हेल्ड दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन इज प्राइमरी टू बी ascertained with the reference to the doctrine of that religion itself, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एसेंशियल रिलीजन के बारे में कौन कौन से एक तरीके से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है श्री आदि विश्वेश्वरा केस 1997 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि रिलीजियस एंड सेकुलर फंक्शन ऑफ द टेम्पल, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उसके बीच में कोर्ट ने क्या किया था, डिस्टिंग्विश किया था। और आया था हमारा फिर उसके बाद आचार्य जोगादी शरनंद केस 2004 में आया था। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि क्या डिटरमिन करता है यदि कोई भी प्रैक्टिस एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन बनती है, ठीक है, वो फंडामेंटल प्रैक्टिस रिलीजन को अल्टर कर रही है कि नहीं कर रही है। द अब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फंडामेंटली अल्टर द रिलीजन, ठीक है। तो वेदर द अब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस फंडामेंटली अल्टर द रिलीजन, तो इस पे वो डिपेंड करता है। मतलब जैसे मान लो ये लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, अगर इस प्रैक्टिस को हम
एक तरीके से बंद कर देंगे तो रिलीजन इससे बदल जाएगा, कुछ रिलीजन में चेंजेस होंगे, तो ये डिटरमिन करता है कि एसेंशियल पार्ट है कि नहीं है। तो भोपा लगाने से एक तरीके से क्या होगा, भोपा हटा दो, क्या रिलीजन चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है इस केस के हिसाब से, जो 2004 में आया था एक तरीके से। सायरा बानो केस 2017 में, जिन्होंने कि ट्रिपल तलाक टू बी अगेंस्ट द बेसिक टीनेट ऑफ द रिलीजन, प्रैक्टिस मियरली परमिटेड नॉट प्रोहिबिटेड बाय रिलीजन, कैन नॉट बी कंसिडर एसेंशियल या पॉजिटिव टेनेट सेक्शन बाय द रिलीजन। तो इसमें भी यही बोला कि जो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये इसको परमिट किया गया है, अगर इसको प्रोहिबिट करने से रिलीजन कोई अल्टर नहीं हो जाएगा, तो आप इसको हटाओ। एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1.5 है। तो इसमें ये बोला है कि कोई भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन द सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट हैज़ रेज कंसर्न ओवर द फेलियर ऑफ द सेवरल स्टेट एस्टेब्लिश नेसेसरी मैकेनिज्म, ठीक है, जो एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट के बारे में है। तो आर्टिकल 366 डिफाइन करता है शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से शेड्यूल कास्ट को डिफाइन है, ठीक है, डिफाइंस। तो आ जाएगा, अगर मान लो स्टेटमेंट आ जाएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है, तो हाँ भैया डिफाइन करता है। अंडर आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट में नोटिफाई एससी फॉर अ स्टेट और यूटी आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, पार्लियामेंट इस लॉ को अमेंड कर सकता है। शेड्यूल कास्ट वॉज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 1935। तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट कहाँ पे लिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिया गया था। और आर्टिकल 366 शेड्यूल कास्ट को एक तरीके से डिफाइन करता है। और आर्टिकल 341 में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट कोई भी शेड्यूल कास्ट को नोटिफाई कर सकता है, ठीक है, किससे? स्टेट गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद। अगर मैकेनिज्म टू टैकल द कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी, कौन कौन से मैकेनिज्म है? तो फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि 14, 15, 16, 17 आर्टिकल है। डीपीएसपी में आर्टिकल 46 है, जो प्रमोट करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। और आर्टिकल 338 है, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, उससे रिलेटेड बात हो रही है। अगर लीगल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, और जिसको कि बाद में प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 में बना दिया गया था, ठीक है। अंडर दिस एक्ट अनटचेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीजियस सोशल डिसेबिलिटी को पनिशमेंट, एक तरीके से पनिशेबल बनाया था। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में, जो कि एक तरीके से एट्रोसिटी को डिफाइन करता है। और प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक तरीके से एलिमिनेट करना था। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 2015, इसमें ये बोला गया था कि कोई भी सेक्चुअल अगेंस्ट द वुमेन ऑफ SC/ST अंडर द एम्बिट ऑफ एट्रोसिटी, तो उसको एक क्राइम के अंदर रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। रिसेंटली द US प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट हुआ था इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम के थ्रू। तो इसमें ये बोला गया था USA और इंडिया के बारे में। तो USA में टोटल कितने इलेक्टर हैं? एक तरीके से 538 इलेक्टर है, जिसमें कि 100 + 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोलंबिया, 435 मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली क्या होता है? कि इंटरमीडिएटरी बॉडी या प्रोसेस होती है जो चूज़ करती है US के प्रेसिडेंट को। इन दिस सिस्टम में वोटर ऑफ द हर एक स्टेट कास्ट करते हैं बैलेट को एक मेंबर चूज़ करने के लिए ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, एक मेंबर चूज़ करते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज में वो मेंबर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता है। स्टेट हैव वेरीफाइंग नंबर ऑफ द इलेक्टर बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव इन कांग्रेस, अ मेजॉरिटी ऑफ 270 वोट एक तरीके से इलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 538 है टोटली, काइंड ऑफ देखो तो 540 हो जाएगा। 538 का मतलब 538 538 का मतलब कितने हो गए? 269, ठीक है, ये बराबर हो गया। इससे एक वोट ज़्यादा मिल गया तो 270 मिला तो US प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब देखो वहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है? वहाँ पे इलेक्शन जो पीपल है वो किसी एक अपने मेंबर को चूज़ करेंगे, फिर ये मेंबर जाके किसको चूज़ करेंगे? 4-5 मेंबर ऐसे करके मिल के किसको चूज़ करेंगे? ये प्रेसिडेंट को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इलेक्शन दोनों यहाँ पे आ गया। यहाँ एक जगह डायरेक्ट हो रहा है, एक जगह ये मेंबर जाके चूज़ कर रहे हैं। इंडिया में मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में कौन सा होता है? तो एक तरीके से इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जिसमें कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी होते हैं, ठीक है।
नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एलिजिबल नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में। अगर हम गवर्निंग एक्ट या रूल के बारे में बात करते हैं कि हर एक स्टेट ने अपना एक इलेक्शन रूल एक तरीके से क्या होता है इस्टेब्लिश करता है, जो कि यूएस के डिसेंट्रलाइज सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल स्टेट ओवरसी और मैनेज कर सकता है अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। जबकि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 इंडिया में एक तरीके से होता है। नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में बात, कैंडिडेट सिक्योरिंग पार्टी नॉमिनेशन थ्रू द प्राइमरी एंड कॉकॉसेस, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी नॉमिनेशन पेपर सब्सक्राइब्ड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर एट प्रपोजर, जो प्रपोज करेंगे फिर उनको 50 क्या करेंगे सेकेंडर, जो कि सेकेंडेड करेंगे उसको। इलेक्शन मेथड के बारे में बात करें कि विनर टेक ऑल दी अप्रोच, वेयर द कैंडिडेट विद द मेजॉरिटी स्टेट विन द इलेक्टोरल वोट्स एक्सेप्ट इन माइने एंड नब्रास्का। कैंडिडेट कैन विन प्रेसिडेंटी विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट लाइक डोनाल्ड ट्रंप विन इन 2016, ठीक है। तो मतलब पॉपुलर वोट के जीते बिना ही वो क्या बन सकते हैं, एक तरीके से प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में क्या फॉलो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें कैंडिडेट को 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट वोट प्लस 1 विन करना होता है। वोटिंग काउंसिल्स के बारे में बात करें तो ये सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग होता है, लार्जली ड्यू टू द पेपर बैलेट के थ्रू जो होता है और मेल इन वोट्स के थ्रू होता है, यहाँ ईवीएम के थ्रू होता है, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। हर एक 4 ईयर में फिक्स शेड्यूल पे होता है, ये हर एक 5 ईयर में होता है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज़ रनिंग मेट, वाइस प्रेसिडेंट को वो चूज़ करते हैं, और वह वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, एक तरीके से सेपरेट इलेक्शन होता है। क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक तरीके से अनकंडीशनल पार्डन दिया हुआ है किसको, ऑफ हिज सन फेसिंग सेंटेंस फॉर द फेडरल टैक्स वायलेशन एंड गन कन्विक्शन। तो यहाँ पे फैमिली को यूज़ कर लिया, ठीक है, अनकंडीशनल पार्डन दे दिया अपने सन को, जो कि फेडरल टैक्स वायलेशन और गन कन्विक्शन के रूप में क्या किए गए थे, सेंटेंस एक तरीके से फेस कर रहे थे। अगर हम कंपैरिजन के बारे में बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट और यूएसए प्रेसिडेंट के कंपैरिजन बात कर रहे हैं, तो इंडिया में कौन सा आर्टिकल है, 72 है, उसमें आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल यूनियन बट ऑल्सो स्टेट क्राइम, ठीक है, ये क्या होता है, फेडरल क्राइम्स ओनली, यहाँ पे कोई भी स्टेट क्राइम से एक तरीके से पावर नहीं रिफ्लेक्ट होता है, जबकि ये स्टेट क्राइम में भी इंडियन प्रेसिडेंट घुस सकता है। डेथ पेनल्टी, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस इंक्लूडिंग दोज बाय द स्टेट, प्रेसिडेंट कैन पार्डन ओनली फेडरल डेथ सेंटेंसेस, स्टेट को नहीं, क्योंकि स्टेट मार के तोड़ देगा इनको। रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में बात करें तो मानू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, जबकि प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने डिस्क्रिशन पे ही काम करता है। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड होता है, कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, और जनरली नॉट द डिसीजन इटसेल्फ, जबकि कोर्ट कैन रिव्यू पार्डन इन केस ऑफ सस्पेक्टेड करप्शन एंड एब्यूज़ ऑफ द पावर, यहाँ पे कोर्ट रिव्यू कर सकता है। लिमिटेशन के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड एंड कन्विक्टेड बाय द कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस, यहाँ पे पार्लियामेंट, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि किसी पार्लियामेंट ने उनको इम्पीच किया हुआ है, तो प्रेसिडेंट उसको पार्डन नहीं कर सकता है, सिमिलर केस यहाँ पे भी होता है। अब 51st चीफ जस्टिस के बारे में बात करें तो हमारे जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, वो 51st चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया में पे बने हुए हैं। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इससे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज कंसिडर फिट फॉर इट्स रोल यूजुअली अपॉइंट एज CJI ऑन द रिकमेंडेशन थ्रू आउटगोइंग CJI रिकमेंड करते हैं कि आप भैया इनको जो है अपॉइंट करिए, तो एक तरीके से प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर देते हैं। ये कब ब्रीच हुआ था, 1964, 1973 और 1977 में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर सीक दिस रिकमेंडेशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर को सेंड करते हैं और जो कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन द अपॉइंटमेंट। तो यही है, मतलब क्या हो गया कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर इस रिकमेंडेशन को किससे मांगते हैं, आउटगोइंग CJI से मांगते हैं, फिर ये भेजते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भेजते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए।
कौन सा आर्टिकल है 124(2), जिसमें कि हर एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही और सी अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। ठीक है, तो हर एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और वो 65 साल तक एक तरीके से क्या कर सकता है? 65 साल तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। रोल क्या है? फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल, सीजीआई का मतलब सभी इक्वल हैं, लेकिन उनमें क्या है? पहला है। इनको मास्टर ऑफ रोस्टर भी बोलते हैं, हेड ऑफ द कोलिजियम भी बोलते हैं, और ये अपॉइंट करते हैं ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को। फर्स्ट अमंग द इक्वल का मतलब यही है कि स्टेट ऑफ द राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद 1997 में सीजीआई ने ये रूल किया था कि हेड ऑफ द जुडिशरी होल्ड द लीडरशिप पोजीशन, दे डू नॉट होल्ड एनी सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी ओवर सुप्रीम कोर्ट जजेस। उनके ऊपर कोई भी एक जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होल्ड करते हैं, बट वो एक लीडरशिप पोजीशन में है। मास्टर ऑफ रोस्टर का बेसिकली मतलब होता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक्सक्लूसिव पावर है किसी भी बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कि कोई भी केस को हियर करना है तो उस पर कौन कौन से जज लगाने हैं, कितने नंबर ऑफ़ जजेस उस बेंच पे बैठेंगे, तो वो कौन डिसाइड करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द कोलिजियम, जैसे कोई भी एक तरीके से कोलिजियम बन रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए जुडिशरी को, तो उसका हेड कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी सर्वेंट सुप्रीम कोर्ट में जो काम कर रहा है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 146 के अंदर। कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कोलेजियम सिस्टम थ्रू विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 और 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। ये 3 जजेस केस से एक तरीके से इवॉल्व हुआ है 1981, 1993 और 1998। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम में कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होते हैं और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या होता है? रिकमेंडेशन ऑफ जज कोलेजियम, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं कंसर्न हाई कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, तो जज हाई कोर्ट कोलेजियम और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, ठीक है, इन दोनों का इसमें इन्वॉल्व होता है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू 3 जजेस केसेस। कौन कौन सा है? फर्स्ट जज केस 1981 में हुआ था, जिसको कि एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये रूल किया गया था कि रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई टू प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजन, देयर बाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। तो जो भी सीजीआई रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, उसको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का एक तरीके से क्या होगा? ज़्यादा पावर आ जाएगा। सेकेंड जज केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इस्कारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सीजीआई ओनली नीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस। 2 सीनियर मोस्ट जज से एक तरीके से कंसल्ट करना ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र। थर्ड जज के 1998 में सीजीआई शुड कंसल्ट विथ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात है। सीजीआई शुड कंसल्ट विथ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र। पहले 2 थे, अब 4 हो गए। इम्पीचमेंट कैसे होता है? इम्पीचमेंट सीधी सी बात है कि इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको इम्पीच करने के लिए राज्यसभा में एक मोशन सबमिट किया गया था। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि हमें जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है और जुडिशरी की इंटीग्रिटी को एक तरीके से प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, अभी तक 6 अटेम्प्ट हुए हैं किसी भी जज को इम्पीच करने का। ठीक है, इंडिपेंडेंस से। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हम लोग देखते हैं तो वाइल कॉन्स्टिट्यूशन के में कोई भी इम्पीचमेंट वाला वर्ड नहीं है। ठीक है, बट ये कोलोक्वियली क्या बोल रहा है कि प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 124 रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज और आर्टिकल 218 रिमूव हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात करता है। क्या है?
प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, प्रोसीजर को जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। क्या क्या स्टेप है? तो ये सबसे पहले इंटीमेशन देना होगा कि जिसमें कि एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ द लोकसभा और 50 मेंबर या तो 50 मेंबर ऑफ द राज्यसभा इसको सबसे पहले साइन करें और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस को सबमिट करें। अब ये क्या होगा यहाँ पे, फिर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उस मोशन को एडमिट कर लिया तो वो एक 3 मेंबर ऑफ द कमेटी को एक तरीके से, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेगा, वहाँ पे एक तरीके से कमेटी बनेगी, उनके पास ये रेफ़र किया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। फिर उसके बाद कमेटी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को और फिर रिमोट सबमिट करेगी स्पीकर और चेयरमैन को अपने फाइंडिंग के थ्रू, जो भी फाइंडिंग या ऑब्जर्वेशन वहाँ से मिलेगी। फिर स्पीकर विल टेक प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द लोकसभा और राज्यसभा के पास स्पीकर रिपोर्ट जाएगा, ठीक है। इफ़ द कमेटी फाइंड जज गिल्टी, तो ये जो कमेटी है, यहाँ वाली जो कमेटी है, जज को गिल्टी पाई जाती है तो ये अडॉप्ट किया जाएगा हाउस को वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस। फिर पार्लियामेंट एक तरीके से उस पर डिबेट होगा, फिर वोटिंग होगी जिसमें कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो ये होगा, मतलब कि जितने भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसमें से 66% के आसपास वोट करें और जो मेजॉरिटी वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए 50% से ज़्यादा प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेसिडेंशियल एक्शन क्या होगा, अब दोनों हाउस इस पर पास हो जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, उनको अप्रूव दे देंगे और भाई ये इम्पीच हो जाएंगे, मतलब वहाँ से उनको एक तरीके से क्या कर दिया जाएगा, चलो भाई निकलो, बहुत तुमने धोखा कर दिया है लोगों के साथ। बट वैसे जजेस धोखा नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें देते हैं सही से देते हैं। बात की बात है कि एक जज के घर अभी पैसे मिले हुए थे, अब जज साहब के अपने पैसे होंगे क्योंकि जजेस की सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं से उन्होंने, और बाकी कोई उनके घर में हो सकता हो बिज़नेस करता हो, तो उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रपोज किया है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस ऑन एडहॉक बेसिस टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ द क्रिमिनल केसेस इन द हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट में जो भी क्रिमिनल केसेस के बैकलॉग हैं उनको क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की है रिटायर्ड जजेस की, उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रपोज किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224A ये स्टेट करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु इज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज और हाई कोर्ट एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो 1998 मोमेरेंडम ऑफ प्रोसीजर वहाँ से एक तरीके से अपॉइंट करता है। अगर आर्टिकल 127 के बारे में बात करते हैं तो ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इफ़ कोरम इज़ नॉट मेट। नेक्स्ट प्रिजन रिफॉर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, प्रिजन रिफॉर्म है क्या। प्रिजन रिफॉर्म बेसिकली क्या होता है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अमेंड किया है मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 रूल एंड मॉडल प्रिजन करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो प्रिजन में हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के थ्रू बनाए गए हैं कि प्रिजन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं, सुकन्या संस्था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस, उसमें बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इन द प्रिजन मैनुअल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेशन डिफाइंड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लॉ के अंदर आएंगे। हैबिचुअल ऑफेंडर वो ऑफेंडर होते हैं जो कि कन्विक्टेड होते हैं और सेंटेंस मल्टीपल टाइम उनको मिलता है विद इन 5 ईयर फॉर सेपरेट ऑफेंसेस एंड सेंटेंस नॉट रिवर्स ऑन अपील और रिव्यू, ठीक है। अगर की चेंजेस के बारे में बात करें तो प्रिजन की अथॉरिटी को स्ट्रिक्टली इसको एक तरीके से इंश्योर करना है कि किसी भी प्रिजनर को डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुए, उसे कोई भी कास्ट के बेसिस पे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट बेस प्रोहिबिटेड है, जैसे आर्टिकल 14 हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, या इक्वल प्रोसीजर ऑफ द लॉ। और आर्टिकल 15 हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट मैनुअल स्कैवेंजर रिहेबिलिटेशन 2013 भी एक तरीके से बाइंडिंग इफेक्ट है हमारा किस पे, प्रिजन पे। तो वहाँ पे भी उसके बारे में भी ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अगर प्रिजन इन इंडिया के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में बात करें तो प्रिजन किस में आता है, तो प्रिजन एक तरीके से हमारा आता है स्टेट सब्जेक्ट में आता है, एंट्री 4 में आता है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिजन जो है वो कौन सा किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में। तो आपको स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट में आएगा ये। गवर्नेंस के बारे में बात करें तो इट इज़ गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, जिसमें कि प्रिजन मैनुअल भी होते हैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ से। प्रिजन एक्ट 1894 बेसिकली क्या था, पहला लेजिस्लेशन था जहाँ पे गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन करता है प्रिजन इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्रिपेयर करता है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, विच में सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट टू रिफॉर्म ब्रिटिश एरा लॉ। रेलिवेंट प्रोविज़न के बारे में बात करें तो द प्रिजन एक्ट 1894, द प्रिजन एक्ट 1900 एंड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर एक्ट 1950 हैव बीन रिव्यूड एंड असिमिलेटेड इन मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023। कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बात करें तो कृष्ण अय्यर कमेटी, अमिताव रॉय कमेटी और सर अलेक्जेंडर कार्ड्यू कमेटी और मुल्ला कमेटी। मुल्ला कमेटी भी बनी है भाई। सेलिएंट फीचर, प्रोविज़न टू ग्रांट पैरोल, फॉरलोग, रिमिशन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के कुछ सेलिएंट फीचर है वो देख सकते हैं। प्रोविज़न टू ग्रांट पैरोल, फॉरलॉग एंड रिमिशन ऑफ द प्रिजनर इनकरेज गुड कंडक्ट। पैरोल बेसिकली क्या होता है, पैरोल एक सिस्टम है जिसमें कि कंडीशनल रिलीज ऑफ द प्रिजनर को मिलता है विथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड के लिए सेंटेंस को सस्पेंड किया जाता है और उसको एक कंडीशनल रिलीज़ मिलती है, ठीक है। ये एक मैटर ऑफ द राइट नहीं है, ठीक है। इसको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर कोई भी प्रिजनर मल्टीपल मर्डर के लिए कन्विक्टेड है अंडर टेरर एक्टिविटी, आप यूएपीए के लिए है, उसमें आता है, तो वो पैरोल के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉरलॉ बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ है तो वहाँ पे फॉरलॉ दिया जाता है। पीरियड ऑफ फॉरलॉ ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज़ ट्रीटेड एज रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस, ठीक है। उसके सेंटेंस में रिडक्शन हो गया तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। सेपरेट एकोमोडेशन फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये भी किया जाता है। प्रोविज़न ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द कोर्ट, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, ये सब भी वहाँ पे होना चाहिए। अगर प्रिजनर राइट के बारे में बात करें तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ द प्रिजनर्स। कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है जिसको कि एक तरीके से 2 साल से इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इवन इफ कन्विक्टेड पर्सन इज़ ऑन बेल दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब 2 साल के लिए जेल हुआ है तो। ए पर्सन कन्फाइंड इन अ प्रिजन कैन नॉट वोट, ठीक है। अगर प्रिजन में कन्फाइंड है तो वोट नहीं दे सकता। इट इज़ अप्लीकेबल टू पर्सन अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इन लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस। ए पर्सन अंडर, अगर कोई भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत है तो उसको इंटाइटल टू वोट है, ठीक है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द प्रिजन राइट के बारे में बात करें तो ये प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 ने हेल्ड किया था कि देयर इज़ नो कंपल्सिव नीड टू फेटर या चेन अ पर्सन लिम्ब, किसी भी पर्सन को आपको चेन में बांध के नहीं रखना है हाथ पैर को। शीला बारसे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983, कस्टोडियल वायलेंस टू वुमेन प्रिजनर इन जेल, उससे रिलेटेड है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक तरीके से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से पूछा है कि आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है 3 न्यू क्रिमिनल लॉ इन ICJS 2.2, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। तो ये है क्या, ये कंसेप्चुअलाइज ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है
एज अ प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि ये इनेबल करता है सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द डिफरेंट पिलर ऑफ द क्रिमिनल। ठीक है, फोकस इसका बेसिकली यही है कि आपको सी सी टी एन बेसिकली क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, और ई कोड और प्रिजन डेटा बेस के एक तरीके से इंटीग्रेट करना है। वन डेटा वन एंट्री को अचीव करना है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को लॉन्च किया था 2019 में, जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। कौन इम्प्लीमेंट करता है? एनसीआर भी इम्प्लीमेंट करता है इन एसोसिएशन ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगर फेज़ 1 के बारे में बात करें तो 2028 2022, फेज़ 2 2022 से 2025-26। इनिशिएटिव फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेक्शन इन द फर्स्ट फेज, 8 सिटी टू add a small pollution, strengthening of DNA analysis unit in central and state forensic science laboratory, common integrated police application to automate process at the police station, national automated fingertip identification system to facilitate rapid and accurate identification of the individual, ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज़ 3। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है फेज़ 3 ऑफ द ई कोड मिशन प्रोजेक्ट। ई कोड प्रोजेक्ट क्या होता है? इट इज़ अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2007 फॉर द आईटीसी। ठीक है, इनेबल द इंडियन जुडिशरी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। फेज़ 1 फेज़ 2 इम्प्लीमेंट किया था 2011 से 15, 2015 से 23 रिस्पेक्टिवली। अभी फेज़ 3 ई कोड मिशन में आ गया है। ये क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 5 साल के लिए 23 से 27 के लिए, जिसमें कि 7210 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें क्या है? S3WAS प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है एफिशिएंट डेटा स्टोरेज। ई सेवा केंद्र है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस और असिस्टेंट यूज़र को मिलेगा। क्लास सिस्टम है, ऑडियो लिविंग विजुअल है, स्कैनिंग डिजिटलाइजेशन है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है और वर्चुअल कोर्ट है। यूज़र usher in the regime of the maximum ease of justice, moving toward digital, online and paperless court. Objective basically क्या है? To create a unified technology platform for judiciary. Implementation High Court. Fund are released by High Court by Department of Justice। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ई कमिटी। ई कमिटी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसी प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट आ गया हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया का। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है? इन्होंने 75 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे एक तरीके से मनाया जाता है, और 75 साल इनको इस्टेब्लिशमेंट का हो चुका है। ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जिसको कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324। ठीक है, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 324 से 329 के बीच में हमारा आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, टर्म ऑफ द ऑफिस एक्ट, उन सब चीज़ों को यहीं से हमारा रिलेट किया जाता है। इनका की रोल यही है कि ये इलेक्शन करते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कंपोजिशन बेसिकली क्या है? इलेक्शन कमिश्नर है और टू इलेक्शन कमीशन है। इनिशियली कमीशन में केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था अंटिल 1 जनवरी 1990। सिंस 1993 द कमीशन हैज़ परमानेंटली इंक्लूडेड 2 इलेक्शन कमिश्नर। फंक्शन बेसिकली क्या करता है? ये कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करते हैं, फेलिंग टू लॉस टाइमली अकाउंट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस, इंश्योर करते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी को, और ये ग्रांट करते हैं स्टेटस ऑफ द नेशनल और स्टेट पार्टी को। एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है किसी भी मैटर से इनका पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं की प्रोविज़न रिलेटेड टू CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, तो 2023 एक्ट रिप्लेस 1993 एक्ट, जो फैसिलिटेट करता है ऑटोनॉमी ऑफ द ECI टू स्पेसिफाइंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, रिफॉर्मिंग एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो CEC एंड EC पर्सन मस्ट होल्डिंग अ पोस्ट इक्वलेंट टू सेक्रेटरी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पोजेस इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस मैनेजिंग कंडक्टिंग रिलेशन। कंपोजिशन ये क्या है?
सर्च कमेटी का कंपोजिशन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंक्लूड 2 मेंबर, रैंक ऑफ सेक्रेटरी हायर। 5 कैंडिडेट को सिलेक्शन को एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सिलेक्शन कमेटी कौन कौन सा होता है हमारा? प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा वाले, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये 3 लोग होते हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर को एक तरीके से क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। रिकमेंड द एलिजिबल कैंडिडेट टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC। 6 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, या तो 65 साल के लिए, जो भी अर्लियर हो जाता है। यदि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, ठीक है, तो कंबाइंड टेन्योर 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और इलेक्शन कमिश्नर भी। और जैसे कोई मान लो इलेक्शन कमिश्नर है और वो मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो उसका इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर है, दोनों मिला के 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 65 साल से ज़्यादा हो गए तो पहले ही वो एलिजिबल नहीं होते हैं। सैलरी बेनिफिट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर होता है। रेजिग्नेशन बेसिकली इनको क्या करना है? प्रेसिडेंट को राइट करना है। रिमूव वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। और इलेक्शन कमीशन रिक्वायर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर द रिमूवल। ठीक है, CEC सुप्रीम कोर्ट का जज और इलेक्शन कमिश्नर के लिए हमें क्या चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक तरीके से रिकमेंडेशन चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन टू EC एंड CEC, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनसे प्रोटेक्टेड होते हैं फॉर एनी एक्ट वर्ड स्पोकन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर की इनिशिएटिव ऑफ ECI के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एक तरीके से EVM हो गया हमारा, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन 2009, जो कि वोटर के एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। E-विजिल ऐप इन्होंने बनाया था कि सिटीजन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को रिपोर्ट करना था। नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम 2015 में एरर फ्री एक तरीके से इलेक्टोरल रोल बनाना था। फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, ECI इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ किसका है? एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, स्टॉकहोम कन्वेंशन इलेक्टोरल है। और ये इंट्रोड्यूस किया था VVPAT इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO के बारे में बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सभी NGO को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको FCRA फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, टू रिपोर्ट एनी चेंजेस इन की ऑफिस बियरर एंड मेंबर। अगर आपने अपने की ऑफिस बियरर और मेंबर में कोई भी चेंज किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? FCRA को। FCRA के अंडर इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी आपने चेंजेस किए हुए हैं। तो दिस रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाई इवन इफ NGO प्रीवियस FCRA लाइसेंस इज स्टिल पेंडिंग। अगर पेंडिंग है तो भी NGO को एक नया एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा प्रीवियस वन को। व्हाट आर NGO एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया? NGO बेसिकली क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एक तरीके से लोगों का हेल्प करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर वो ऑपरेट करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन या डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। कैसे बनता है इंडिया में? तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत NGO का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि तुम्हारा मतलब क्या क्या होता है? सोसाइटीज़, ट्रस्ट, एक ट्रस्ट भी होता है, जैसे प्राइवेट ट्रस्ट होता है, एक पब्लिक ट्रस्ट होता है। प्राइवेट ट्रस्ट रजिस्टर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, और पब्लिक ट्रस्ट एक तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न के अंडर वो रजिस्टर होते हैं। चैरिटेबल कंपनीज़ भी होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी होती हैं अंडर सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी NGO के जो बन रहा है, तो अगर कोई भी सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आएगा। ट्रस्ट है तो एक तरीके से प्राइवेट ट्रस्ट है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत आएगा। पब्लिक ट्रस्ट है तो स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न के अंतर्गत रजिस्टर होगा। और चैरिटेबल कंपनी है तो कंपनी एक्ट ऑफ 2013 के अंतर्गत आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में बात करें तो सेवन्थ शेड्यूल बेसिकली किसके बारे में बात करता है? ट्रस्ट एंड चैरिटीज़ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट।
इसमें कि ये बेसिकली यही बोलते हैं कि लॉ सब्जेक्टेड मेड बाय द बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(c) यही बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। तो 7 शेड्यूल जो ट्रस्ट होते हैं किस में आते हैं, हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, या कोई भी चैरिटी हो तो बेसिकली एनजीओ किस में आएगा, हमारा कंकरेंट लिस्ट में आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। दैट इज़ लॉ ऑन सब्जेक्ट कैन बी मेड बाई पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। एनजीओ रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन डोनेशन नीड टू मैंडेटरी ऑब्टेन प्रायर परमिशन फॉर एन FCRA रजिस्टर्ड लाइसेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अंडर FCRA 2010। Regulation of NGO under FCRA 2010. It regulate influx of foreign contribution fund given to individual, association and companies including NGO. Act restrict करता है use of foreign funding for the purpose that may affect nation sovereignty and integrity, security, strategic, scientific and economic interest, public interest, lead to incitement of the offense, endanger public life। तो ये सब चीज़ें भी आपको फॉरेन फंडिंग जो कि एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट और मतलब एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन, एक काइंड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके ला दे रहे हैं, तो इन सबको आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है इन सब फंड को। और रेगुलेट करता है FCRA की कोई भी कंट्रीब्यूशन आया हुआ है एनजीओ में कहाँ से आया हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो एक तरीके से प्रोविज़न ऑफ द फंड, ठीक है, जैसे कि वुमेन लाइक स्वधर उज्ज्वला एनजीओ के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज़ करता है स्कीम जैसे कल्चरल फंक्शन, प्रोडक्शन ग्रांट, इन सब चीज़ों को। एनजीओ दर्पण ये क्या करता है, यूनिक आईडी एनजीओ को प्रोवाइड की जाती है। गवर्नेंस एंड एआई के बारे में बात करें, इंडिया का पहला एआई डेटा बैंक, ठीक है, टू बूस्ट द इनोवेशन बाय ऑफरिंग रिसर्च स्टार्टअप डेवलपर टू डाइवर्स डेटाबेस फॉर स्केलेबल एआई सोल्यूशन को लॉन्च किया गया है। अगर डेटा बैंक के बारे में बात करें तो ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, और सैटेलाइट, ड्रोन, आईओटी डेटा, इन सब चीज़ों, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा हेल्प करेगा। पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफ़र गवर्नेंस, ये बेसिकली क्या होगा कि सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट होगी। एजुकेशन में NCERT में 31st मेटा एलिमेंट एक तरीके से इसमें बनाया गया है, ठीक है। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरी, एग्रीकल्चर में नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, इंक्लूसिविटी एंड एसेसिबिलिटी के भाषणी प्लेटफॉर्म यूज़ AI टू प्रोवाइड गवर्नेंस सर्विस इन द रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, भाषणी प्लेटफॉर्म है। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, इंडिया अंडर अर्बन डेटा एक्सचेंज यूज़ AI टू ऑप्टिमाइज अर्बन सर्विस लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल। जुडिशियल एफिशिएंसी, सुवास सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर एक AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जो कि ब्रिज करता है लैंग्वेज गैप इन द लीगल प्रोसीडिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट, राहत, रैपिड एक्शन फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ऐप, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ ये हेल्प करेगा। इनिशिएटिव प्रमोट AI, क्या क्या है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI, ठीक है, नीति आयोग ने AI फॉर ऑल स्ट्रेटजी फोकस किया हुआ है। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन को इंडिया AI प्रोग्राम है, माइटी का इनिशिएटिव है, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये स्ट्रेंथन करता है डेटा प्राइवेसी को और AI रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, AI स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट जैसे रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ एंड फ्यूचर, ये सब चीज़ें हैं। सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इंडिया डेवलपिंग इट्स ओन सॉवरेन AI। सॉवरेन AI बेसिकली क्या होता है, ये एक नेशन की एबिलिटी है टू इंडिपेंडेंटली डेवलप एंड डिप्लॉय गवर्नेंस AI टेक्नोलॉजी, तो उसकी चीज़ें में बात कर रही है। डिजिटल सॉवरेनिटी बेसिकली क्या होती है, एबिलिटी टू कंट्रोल ओन डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसके 6 पिलर हैं, जो भी पिलर है। अब कोऑपरेटिव के बारे में बात करते हैं। कोऑपरेटिव बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव आपका है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ने इनॉग्रेट किया है यूनियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025, ठीक है। तो 2025 क्या है, इंटरनेशनल ईयर फॉर द कोऑपरेटिव है, ऑफ कोऑपरेटिव है, ठीक है, जिसमें कि होम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन और कोऑपरेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जून 2024 में एक तरीके से इसको प्रोक्लेम किया था। थीम बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। थीम क्या है, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ये क्या कर रही है, अवेयरनेस रेज कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं, एडवोकेट पॉलिसी कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, 7 प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव का है। ये सब देखो आ गया तो भाई वहाँ तुक्का पुक्का मारो, याद तो होने वाला है नहीं। कमेटी टू प्रमोट एडवांसमेंट कोऑपरेटिव, कोपैक। कौन होस्ट कर रहा है इसको, कोपैक। कोपैक क्या है, कमेटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोपैक के बारे में आपसे पूछ सकता है। कोऑपरेटिव बेसिकली होते क्या है, तो एक वॉलेंटरी ग्रुप होते हैं इंडिविजुअल को जो कॉमन नीड से एक साथ आते हैं और एक इकोनॉमिक गोल को अचीव करते हैं, शेयर्ड इकोनॉमिक गोल को। एम बेसिकली क्या है, सपोर्ट करते हैं मेंबर को विथ फोकस इंटरेस्ट ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड। रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो पूल करते हैं रिसोर्सेज को, फिर उसको म्यूचुअल बेनिफिट में यूज़ करते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट। अगर 1895 में ईवी नियले एंड एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग आईसीए इज़ अ ग्लोबल एनजीओ प्रमोटिंग द वर्कर कोऑपरेशन। 2024 में इंडिया ने होस्ट किया था आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस पहली बार में, जिसका थीम बेसिकली ये था कि कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। इधर क्या थीम था, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्क, कोऑपरेटिव बिल्ड बेटर वर्क। और यहाँ पे क्या है 2024 का कोऑपरेटिव बिल्ड बेटर प्रॉस्पेरिटी और अलाइविंग विद इंडिया, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। अगर कोऑपरेटिव इंडिया के बारे में बात करें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, करंट स्टेटस बेसिकली इसका यही है कि इंडिया 27% ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव को होल्ड करता है, जिसमें कि 20% ऑफ द इंडियन कोऑपरेटिव के पार्ट है। लीडिंग स्टेट के बारे में बात करें 57% ऑफ द टोटल कोऑपरेटिव्स, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात करें तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था, जिसमें कि ये क्या बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19(1)(c) में इसको ऐड किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 43 में एक तरीके से कोऑपरेटिव को प्रमोट किया गया था। एक नया आर्टिकल 9 भी ऐड किया गया था, जिसमें 243 जेडीएस से 244 जेडई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंटी 44 ऑफ द यूनियन लिस्ट में ही आता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बेसिकली किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव के बारे में बात करें तो ये स्टेट लिस्ट में भी आता है हमारा एंट्री 32 में, एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट, जिसको कि रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एक तरीके से गवर्न करता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, यूनियन लिस्ट, सिंगल स्टेट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एंट्री 44 और स्टेट लिस्ट में किस में आता है, एंट्री 32। की इनिशिएटिव टू ईस्टर्न कोऑपरेटिव इन इंडिया कौन कौन सा है, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963, ये क्या है, स्टेटूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, सहकार से समृद्धि। लीगल गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, मॉडल बाइलाज प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ये भी है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कि पीएससीज गोडाउन फूड सप्लाई चेन एक तरीके से बनाया गया था। मार्गदर्शिका प्लान, ये बेसिकली 2 लाख नए एक तरीके से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव इसके थ्रू बनाया गया था। स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजिंग वाइट रेवोल्यूशन 2.0, जो फोकस कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट इन द डेयरी सेक्टर के लिए, जिसमें कि क्या करना है, मिल्क प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट करना है 1,00,000 kg पर डे बाई 2029। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस एक तरीके से बनाया गया है। NUCFDC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एक सेल्फ हेल्प रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा। SOP फॉर कोऑपरेटिव एमंग कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द बैंक से दिया जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं 1.14 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है ओन सोर्स ऑफ द रेन्यू जनरेशन इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, जिसको कि RBI ने रिलीज़ किया है। म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं तो इंडिया कवर करता है 3% ऑफ द लैंड एरिया और कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ द GDP। इंडिया की जो सिटीज़ हैं वो केवल 3% ऑफ द लैंड एरिया को कवर करती हैं और कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, 60% ऑफ द कंट्री के GDP को कंट्रीब्यूट करती हैं।
तो ये बेसिकली यही है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द 1992 ने फॉर्मलाइज किया लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस टू दी लोकल गवर्नेंस। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऋग्वेदा में हमारी बात होती है किसकी, सभा समिति विधाता एज अ लोकल सेल्फ यूनिट। ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर के बारे में बात करें तो जिसमें कि पंचायतन, ग्रुप ऑफ द 5 इंडिविजुअल इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल लीडर। मिडिवल इंडिया के बारे में बात करें तो मुगल पीरियड में विलेज पंचायत को असेंबली ऑफ द एल्डर, मुकद्दम या मंडल बोलते थे विथ हेरिडेटरी राइट। चोला पीरियड में हमारा क्या है, उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि 1990 से 1920 में हाईलाइट विलेज को सेल्फ गवर्नेंस अंडर द किंग परंताका के बारे में बात कर रहा है। ब्रिटिश इंडिया में बात करें तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था 1687 में। 1870 में लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन आया था जिन्होंने की फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की थी। 1892 में लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन आया था जिसने मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसने दिया था उससे रिलेटेड बात हुई थी। अगर हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो 74 अमेंडमेंट, ठीक है, 12 शेड्यूल और 18 फंक्शन को एक तरीके से आउटलाइन किया गया था अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज और रेगुलेशन के बारे में। रेवेन्यू और फिजिकल पावर के बारे में बात करें 243 एक्स और 243 वाई। 243 एक्स ग्रांट करता है स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज अर्बन लोकल बॉडी टू इम्पोज टैक्सेस, ड्यूटी एंड फी टू असाइन सर्टेन रेवेन्यू सोर्स टू यूएलबी। 243 वाई किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। अगर हम ओन रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो टैक्स रेवेन्यू जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बेनिफिट टैक्स, नॉन टैक्स में यूज़र चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस और अदर रिसीट में लेंट, लीज रेंट और सेल ऑफ द रबिश। एजाइन शेयर्ड रेवेन्यू, ये बेसिकली कोई ये इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ठीक है, तो शेयर्ड रेवेन्यू। ग्रांट इन एड वही सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन जो भी देते हैं, जिसमें कि जैसे कि SBM और अमृत जैसे जो स्कीम है। लोन फ्रॉम द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द बैंक। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जिसमें कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन ने लॉन्च किया है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव गुड गवर्नेंस डे, जो कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यही है कि कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस टू द PRI एक तरीके से क्या करना है, वहाँ पे एक तरीके से क्या करना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्हेंस करना है, ठीक है। प्रशासन गांव की ओर कैंपेन एक चला गया था यहाँ पे। टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर द लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ द मैसेज रूल 2024। सेंटर ने नोटिफाई किया हुआ टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024 अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ठीक है, जिसमें कि 419 और 419 एक रूल को क्या किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है इंडियन टेलीग्राफ रूल ऑफ द 1951। अब ये कौन से रूल है हमें नहीं पता है, अब बस ये देख लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, यूनियन होम सेक्रेटरी साहब है, ठीक है। ऑथराइज एजेंसी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे उड़ा भी सकते हो। नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बात हो रही है तो US कोर्ट ने अपील किया है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC टेलीकॉम रेगुलेटर डिड नॉट हैव लीगल अथॉरिटी टू रीइंस्टेट लैंडमार्क नेट न्यूट्रलिटी रूल। नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली क्या है, ये डिफाइन करता है एज अ प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड treat all data on internet equally without discriminating based on the user content and platform. It prohibits blocking, thwarting paid prioritization and ensure that user have unrestricted access to information service without interference or the bias. इसी को नेट न्यूट्रलिटी बोलते हैं। नेट न्यूट्रलिटी 2003 में टिम वू ने क्वाइन की हुई थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर हैं, जिन्होंने वार्न किया था दैट द ब्रॉडबैंड ISP कुड बिकम द गेट कीपर ऑफ इंटरनेट एक्सेस, ब्लॉक एंड चार्ज सर्टेन कंटेंट। EU रेगुलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑन ओपन इंटरनेट एक्सेस गिव यूज़र द राइट टू एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट लॉफुल कंटेंट सर्विस ऑफ देयर चूजिंग इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। कंट्री लाइक ब्राज़ील, चिले ऑल्सो हैव इनेक्टेड नेट न्यूट्रलिटी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टेलीकॉम सेक्टर में है जो मेनली रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ISP एंड लाइसेंसिंग कंडीशनिंग। नेट न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2015 में AK भार्गव कमेटी नेट न्यूट्रलिटी पे सेटअप की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। उन्होंने ये रिकमेंड किया गया था कि पेड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द कंटेंट वुड नॉट बी अलाउड। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2016 में प्रोहिबिशन ऑफ
डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ एंड डेटा सर्विस रेगुलेशन, इसको एक तरीके से इशू किया गया था। ये डिसअलाउ किया था सर्विस प्रोवाइडर टू ऑफर अ चार्ज या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ फॉर द डेटा सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट बीइंग एक्सेस्ड बाय द कंज्यूमर। 2018 में टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने अप्रूव किया था नेट न्यूट्रलिटी रूल which bar service provider from discriminating against internet content and the services by blocking, throttling, granting them higher speed access. However, it allows certain exception from the non-discriminatory rule content delivery network. DOT made net neutrality a part of unified license which all telcos must comply with. भारतीय वायुवन विधेयक, ठीक है, भारतीय वायुवन विधेयक 2024 अगर ये आया है तो भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक थोड़ा सा समझ के पढ़ लो। ये क्या है, प्रेसिडेंट ने ग्रांट किया है एसेंट टू भारतीय वायुयान विधेयक 2024, जो रिप्लेस कर रहा है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और मॉडर्नाइज कर रहा है इंडिया के एविएशन सेक्टर को, सेफ्टी को बढ़ा रहा है और ग्लोबल स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है। अगर पैरामीटर के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज ओवरऑल सुपरिटेंडेंस ओवर दिस बॉडीज़। अभी क्या है, पावर टू इशू रेडियो टेलीस्कोप ऑपरेटर सर्टिफिकेट and license transfer from Department of Telecommunication to DGCA. It simplify licensing process consolidation under one authority DGCA। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि रेडियो टेलीस्कोप ऑपरेटर सर्टिफिकेट रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूज़, पावर रेगुलेटर, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई अफेंस करता है तो 2 साल के लिए सज़ा 1 करोड़। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पेनल्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू डिस्क्रिशन टू स्पेसिफाई सिविल, उससे रिलेटेड है ये। एविएशन गवर्नेंस, एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया गवर्न मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है, DGCA एक रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन में जो कि सेफ्टी इशू से रिलेट करती है। BCAS ये क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड करता है, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ऑफ द सिविल फ्लाइट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटी ऑफ द एयरपोर्ट। AAIB बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। और एरा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल करता है टैरिफ रेगुलेशन ऑफ एरोनॉटिकल सर्विसेज, डिटरमिन करता है कि एयरपोर्ट चार्जेस और मॉनिटर करता है उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बारे में। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 रूल, ये सब क्या है, ठीक है। FDI पॉलिसी, ये समझ लो कि FDI 100% FDI इज़ परमिटेड इन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डोमेस्टिक शेड्यूल पैसेंजर प्राइस, ठीक है। ऑटोमेटिक अप टू 49%, गवर्नमेंट रूट इज़ बियॉन्ड 49%। हाउएवर NRI 100% FDI परमिटेड इन द ऑटोमेटिक रूट, 100% FDI इन ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कोई भी शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस या डोमेस्टिक शेड्यूल एयरलाइन है 100% FDI है, जिसमें कि ऑटोमेटिक के थ्रू 49 और गवर्नमेंट से क्या आएगा, बियॉन्ड 49 आएगा, ठीक। कोई भी NRI FDI है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू तो वो 100% है। 100% FDI ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरफेस प्रोजेक्ट में है। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, ये बेसिकली क्या करता है, रीजनल एयर कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल कन्वीनियंट के बारे में बात कर रहा है। विजन 2040 फॉर द सिविल एविएशन इंडस्ट्री इन एशिया, उससे रिलेटेड है। स्कीम कौन कौन से, MRO है, ठीक है। 25 एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अंडर नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। NABH निर्माण फॉर एयरपोर्ट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, DG यात्रा, पेपरलेस ट्रैवल, एयर सेवा, GPS एडेड, GEO ऑगमेंटेशन नेटवर्क गगन, जो कि AI और इसरो ने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बनाया हुआ है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन वही है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द सिविल एविएशन 2024 में, जिसमें सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था सिविल एविएशन में, जो कि रीजनल कोऑपरेशन इन द सिविल एविएशन को एक तरीके से क्या करता है, एक फ्रेमवर्क इन्हेंस करता है।
अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो अब ये जल्दी जल्दी करेंगे, इसको भगा के पढ़ेंगे। ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने अनाउंस किया है नेशनल वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई दाखिल पोर्टल। सबसे पहले कौन आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ई दाखिल में आता है। ई दाखिल पोर्टल बेसिकली क्या है? इसको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 2020 में पहली बार लॉन्च किया गया था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सिंप्लीफाई करता है कंज्यूमर ग्रीवियंस प्रोसेस और कस्टमर को अलाउ करता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए विदाउट फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए। पोर्टल हैज़ बीन प्रमोटिंग कंज्यूमर राइट डिलीवरी एंड टाइम जस्टिस। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल बेसिकली क्या है? आई गॉट प्लेटफॉर्म ज्वाइंटली डेवलप बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, कर्मयोगी भारत ने लॉन्च किया है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल बेसिकली प्रपोज कर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एम टू एम्पावर एजुकेटर टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अक्रॉस इंडिया। This comprehensive repository curate the best practice across the India aligning with 15 out of 17 SDG। तो अमृत ज्ञान पोर्टल बेसिकली क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत ने लॉन्च किया है। इनका बेसिकली वही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। तो ये थोड़ा सा है अमृत ज्ञान कोश, ये किससे रिलेटेड है? कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बारे में बात हो रही है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर, ये क्या है? रिसेंटली एनुअल एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर वो रिलीज बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम L1 मीटिंग रिलीज बाय एडलमेंट ट्रस्ट। ये एक सर्वे जो 28 कंट्री में हुआ होता है, जो गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस, NGO। इसका यही है कि इंडिया स्लिप थर्ड पोजीशन आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया इन द टर्म ऑफ द पीपल ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, बिजनेस एंड मीडिया। ठीक है, चाइना और इंडोनेशिया के बाद तीसरे नंबर पे आ गया है। विथ हाई इनकम ग्रुप इंडिया वॉज रैंक 4। हाई इनकम ग्रुप में इंडिया का चौथा स्थान है। इंडिया रैंक 13 व्हेन इट कम टू ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन अदर कंट्री इन कंप्लायंस विद इंडियन हेडक्वार्टर। एंटिटी लॉकर के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटिटी लॉकर एक तरीके से क्या किया, डेवलप किया। एंटिटी लॉकर बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन सिंप्लीफाई स्टोरेज शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन, MSME है। ये क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंटिटी लॉकर क्या ऑफर करता है? रियल टाइम एक्सेस एंड वेरिफिकेशन, कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म, आधार ऑथेंटिकेटेड रोल और 10 GB इंक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज, लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर, ये सब चीज़ें। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 से, ठीक है। Interstate Council has been reconstituted. About it is a forum through which center and state coordinated cooperate with each other. Established under Article 263 of the Constitution through Presidential Order in 1990 of the Sarkaria Commission. चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। मेंबर CM ऑफ द ऑल स्टेट, CM ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, 6 मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन होता है? तो देखो, चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर एक स्टेट के CM हो जाएंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के CM हो जाएंगे, या उस यूनियन टेरिटरी की जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और उस UT की जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, और 6 मेंबर ऑफ द कैबिनेट रैंक इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। कौन सा आर्टिकल है? 263, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था इंटरस्टेट काउंसिल को सरकारिया रिकमेंडेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 में। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब वही कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में बात करते हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, पोस्ट ऑफिस रूल 2024 और पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ लेजिस्लेशन मेड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर। Such legislature is to be the made within the framework of the power so delegated by the legislature and is known as the delegated और subordinated delegator। Committee of subordinate legislation, जिसमें कितने होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, constituted in the both house that executive power exercise within the constitutional and legislative boundary। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर कौन बनाता है? कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर बनाता है, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। जो पार्लियामेंट नहीं बना पाती, पार्लियामेंट नहीं बनाना चाहती, इनको देते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे स्टे लगा दिया, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि पावर टू अपॉइंट द चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन द स्टेट
is unconstitutional. Parliamentary secretary in state, they are appointed to assist minister within the parliamentary work. They often hold rank of the minister of state, have some entitlement. Various high court deeply appointed with the parliamentary secretary as unconstitutional. Issue of the appointment of the parliamentary secretary goes against the 91st constitutional amendment act, which is introduced article 164 1A. आर्टिकल 164 1 क्लॉज 1A क्या बोलता है? लिमिट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसको ये एक तरीके से बोलता है कि आप जो है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो बढ़ाना है आपको 15% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 लोकसभा स्पीकर ने लॉन्च किया है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन लोकसभा सेक्रेटेरिएट कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। ये एम्पावर कर रही है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। एडजर्नमेंट साइंड आई, द विंटर सीजन 2024 पार्लियामेंट वॉर्ड एडजर्नमेंट साइंड आई रिस्पेक्टिवली। ये क्या है? इट इज़ अ मीन ऑफ टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अनआइडेंटिफाइड पीरियड। द हाउस इज एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर द रीअसेंबली। Power of adjournment side eye lie with the presiding officer of the house. Presiding officer can also call a sitting in the house any time after the house had been adjournment signed eye. प्रिविलेज मोशन के बारे में बात करते हैं। कोई प्रिविलेज मोशन पार्लियामेंट में मूव किया हुआ है अपोजिशन मेंबर के कारण। प्रिविलेज मोशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो कि मेंबर करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कि कोई भी एलिज ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज़ द सम ऑफ द पेक्यूलियर राइट इंजॉय बाय ईच हाउस कलेक्टिवली। उसको इंजॉय करता है बाय द मेंबर ऑफ द ईच हाउस इंडिविजुअली, ठीक है। दे आर नॉट कोडिफाइड, उनको कोडिफाइड नहीं है, ठीक है। सच एज आर्टिकल 105 सिविल ऑफ कोड प्रोसीजर 1962 पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, इसके थ्रू इनको क्या किया जाता है? डिराइव किया जाता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली सेंटर sought parliamentary approval for net additional expenditure as a part of supplementary grant। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री ग्रांट बेसिकली क्या होता है? अंडर आर्टिकल 115 इट इज़ रेज्ड व्हेन द मनी प्रीवियसली ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज़ फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। आर्टिकल 115 में अगर जैसे मान लो पार्लियामेंट ने किसी भी स्कीम के लिए अगर पैसा ऑथराइज़ किया हुआ है और वो पैसा अगर कम पड़ गया तो उसके लिए क्या करते हैं? वो सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगते हैं, ठीक है। अदर ग्रांट अंदर आर्टिकल 115 एडिशनल ग्रांट होता है और एक्सेस ग्रांट होता है। एडिशनल ग्रांट क्या होता है? इट इज़ रिक्वेस्टेड इफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर इज नीडेड अपॉन सम न्यू सर्विसेज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। तो जैसे मान लो कोई नई सर्विस आ गई, जैसे मान लो कोई काम हो रहा है उसमें कोई एक नया सर्विस आ गया और उस सर्विस के लिए उसमें पैसा नहीं दिया हुआ है, तो आर्टिकल 115 के अंदर एडिशनल ग्रांट मान लेते हैं कि ये भाई मांग लेते हैं कि ये भाई नई सर्विस आई हुई है, इसमें इस प्रोजेक्ट में ये नई सर्विस इंट्रोड्यूस हुई है और जो बजट हुआ था उसमें नई सर्विस के बारे में बात नहीं की गई थी, तो ये नई सर्विस को हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको पैसा लगेगा, तो हमें एडिशनल ग्रांट दीजिए। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? इट इज़ गिवन व्हेन द मनी हैज़ ऑलरेडी बिन स्पेंड इन एक्सेस एंड द अमाउंट अलॉटेड फॉर अ सर्विस इन द बजट फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक स्कीम है उसमें हमने 10,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, बट उस पर जो स्पेंड हो गया है वो 10,000 से ज़्यादा हो गया है, तो 10,000 से ज़्यादा हो गया है तो एक्सेस हो गया है। तो अब इसी को क्या करते हैं? एक्सेस ग्रांट बोलते हैं। फिर इसी को आप बिल बना के भेजोगे तो पैसा आएगा, तो एक्सेस ग्रांट बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करते हैं। तो 70th लोकसभा स्पेंड 9.08 आवर ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, ओनली 9.08 आवर ऑन प्राइवेट। 70th लोकसभा जो था, अभी कौन सा चल रहा है? 18th चल रहा है, केवल 9 घंटे प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात हुई है यार, कितनी शर्म की बात है। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इनिशिएटेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अलॉटमेंट टाइम लास्ट 2.5 आवर ऑफ द सिटिंग फ्राइडे, ठीक है। लास्ट 2.5 आवर ऑफ सिटिंग ऑन फ्राइडे, केवल वही दिन मिलता है आपको फ्राइडे में। फ्राइडे के दिन जैसे मान लो संसद जो चलता है 11 बजे से 6 बजे तक चलता है, तो 6 बजे तक अगर संसद चल रहा है
तो उसमें क्या करना है, आपको आखिरी के 2.5 घंटे में जो भी टाइम मिल रहा है फ्राइडे को, लोकसभा में आपको प्राइवेट मेंबर बिल के लिए एक तरीके से क्या करना है, अलॉट किया जाता है। इन राज्यसभा द लास्ट 2.5 आवर ऑन अल्टरनेट फ्राइडे इज अलॉटेड। मतलब इस फ्राइडे, अगले फ्राइडे नहीं, फिर उसके अगले फ्राइडे राज्यसभा में अल्टर, देखो तो इसको लिख लो कहीं भाई, राज्यसभा में अल्टरनेट फ्राइडे, अल्टरनेट फ्राइडे, और लोकसभा में फ्राइडे, और वो भी कब, लास्ट 2.5 HRS जो बचे हुए हैं उसमें। ठीक है, कितने पीरियड ऑफ द नोटिस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको, 1 महीने का देना पड़ेगा। देयर आर ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैव बीन पास्ड एंड रिसीव एसेड, अभी तक केवल 14 हुए हैं जब से आज़ाद हुआ है। नो प्राइवेट मेंबर बिल हैड बीन पास्ड इन पार्लियामेंट सिंस 1970। ठीक है, अरे कितना लंबा है यार ये, राटा आ गया। ठीक है चलो, 2 पेज और बचे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। रूल 267, राज्यसभा चेयरमैन एक्सप्रेस कंसर्न फ्रिक्वेंट यूजिंग रूल 267। रूल 267 क्या है, पार्ट ऑफ रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, जो अलाउ करता है कि सस्पेंशन ऑफ द रूल ऑन द डे ऑफ द एजेंडा टू डिबेट अंडर मैटर ऑफ द चेयरमैन अप्रूवल। Under this rule, Rajya Sabha MP can give written notice to suspend all listed business and discuss an important issue जो कंट्री फेस कर रही है वो है। रूल 67 के अंदर कोई भी राज्यसभा का एमपी एक रिटन नोटिस दे सकता है कि आपको हर एक मैटर को हटाइए, और जो कंट्री कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फेस कर रही है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। रूल 67 किसका पार्ट है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द राज्यसभा का है, जो अलाउ करता है सस्पेंशन ऑफ द रूल ऑन द डे ऑफ द एजेंडा, और डिपेंड, और आपको डिबेट करना है अर्जेंट मैटर पे चेयरमैन के अप्रूवल के साथ। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, कैसे रिमूव कर सकते हो भाई, प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द राज्यसभा, अपोजिशन ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन पे एक तरीके से मूव किया है। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 64 ये बोलता है। तो कैसे उनको रिमूव करना है, तो आपको 14 डे नोटिस देनी होगी। ठीक है, टू बी गिवन प्रायर बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन और आउटलाइनिंग द क्लियर इंटेंशन, passing a resolution as per article 67b, vice president can be removed from the office by resolution passed by the Rajya Sabha, जहाँ पे majority of the all member एंड एग्री टू लोकसभा विद द सिंपल मेजॉरिटी। मतलब यहाँ पे क्या चलेगी आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी, यहाँ पे क्या चलेगी आपकी सिंपल मेजॉरिटी। अनलाइक द प्रोविज़न, किसमें, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चलेगी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर का मतलब इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब ये हो गया कि मतलब कि वहाँ पे वैकेंट सीट को हटा दो, जो भी टोटल पीपल आएंगे वैकेंट सीट के हटाने के बाद, जो भी पीपल आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, उसका 50% से ज़्यादा। ठीक है, अनलाइक द प्रोविज़न फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, कोई भी ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द वीपी को कोई भी स्पेसिफाई नहीं करती है। कॉमर्शियल कोड के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है कमेंट टू द ड्राफ्ट कॉमर्शियल कोड अमेंडमेंट बिल विच एम टू प्रोवाइड क्विकर एंड स्पेशलाइज एडजुडिकेशन टू द कॉमर्शियल डिस्प्यूट। कॉमर्शियल कोड बेसिकली क्या होता है, ये डील करता है कॉमर्शियल डिस्प्यूट से जो कि अराइज होता है ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन ऑफ द मर्चेंट, बैंकर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मर्जेंटाइन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उससे रिलेटेड। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल एपलेट डिवीजन इन द हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद कंसर्न हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसर्न करने के बाद क्या करना होगा, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट डन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर ये कुन्हायाद मेद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 को एक्सप्लेन किया गया था। एज अ पार्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन
देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 डिग्री या ऑपरेटिव ऑर्डर गवर्निंग द सेम सब्जेक्ट मैटर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी मैटर पे। ठीक है, अगर वो है तो उसको मर्ज करो। वंस द once the superior court dispose the case whether the setting aside modifying confirming the lower case degree, the superior court order का फाइनल ऑपरेटिव और मर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, लोअर कोर्ट का इसमें डिसीजन नहीं डिपेंड करेगा। हैंडरसन डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने हैंडरसन डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन किया हुआ है। हैंडरसन डॉक्ट्रिन क्या है? इसका ओरिजिन हुआ था इंग्लिश केस हैंडरसन वर्सेस हैंडरसन 1843। ये सजेस्ट करता है कि जितने भी इशू अराइजिंग हैं इन द लिटिगेशन आउट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एड्रेस इन अ सिंगल यूनिट। कोई भी लिटिगेशन फैक्टर है, उनका सब्जेक्ट सेम है, जैसे मान लो 3-4 लिटिगेशन है, सेम सब्जेक्ट है, तो उनको एज अ सिंगल सूट की तरह एक तरीके से क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। इट्स नॉट अ रिजिड रूल बट फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल है। ये सिग्निफिकेंस यही करता है कि गुड फेथ में लिटिगेशन होनी चाहिए। पे कमीशन के बारे में बात करें तो 8वां पे कमीशन को अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या किया, अप्रूव कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 1947 में 7th पे कमीशन, 1947 से अब तक 7वें पे कमीशन आ गए हैं। अब 8वां पे कमीशन आएगा तो पैसा बढ़ेगा जो भी सरकारी नौकरी में है। इसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ऑफ द 7th पे कमीशन कौन था? जस्टिस अशोक कुमार माथुर। 8वें पे कमीशन के कौन चेयरमैन होंगे अभी तक कुछ पता है नहीं। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेटूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बात करते हैं। कैग के बारे में बात करते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर के संजय मूर्ति को नेक्स्ट कैग ऑफ द इंडिया का अपॉइंट किया गया है। कैग बेसिकली क्या है? कैग है हमारा हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। आर्टिकल 148 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बाय वॉरंट हैंड एंड सील। सैलरी सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट बाय लॉ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। रीअपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबल फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 149 बेसिकली क्या करता है? ड्यूटी एंड पावर ऑफ कैग टू बी डिटरमिन बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 151 क्या बात करता है? रिपोर्ट ऑफ द कैग शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कैग ऑफ द इंडिया ड्यूटी पावर कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1971। tenure 6 year or up to the age of 65 whichever is earlier by president on the same ground same manner judges of the Supreme Court। देखो, आर्टिकल 149 ड्यूटी पावर के बारे में बात करता है। 151 बात करता है कैग को जो है कि रिपोर्ट सबमिट करनी है प्रेसिडेंट को, जो कि पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। कैग का जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है या 65 ईयर का होता है। रिमूव कौन कर सकता है? बाय प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एज द सुप्रीम कोर्ट जज प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो पहला फर्स्ट ऑफ इस काइंड फाइनेंस कमीशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज विद द सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑफ द स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 243I इंक्वायर करता है गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। टेन्योर कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। क्या मैंडेट होता है? ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को एक तरीके से रिव्यू करेगा। पंचायत के लिए 243I होता है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए 243Y होता है। ठीक है। मेक सजेशन to the governor about distribution of the taxes, determination of the taxes duty granted to the local body by the state। इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ने 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एक तरीके से एड्रेस किया है। आर्टिकल 315 से 323 पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन स्टेट के बारे में बात करता है। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट इनको अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 316। 6 साल या 62 साल जो भी अर्लियर है इनको रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है। इन द सेम मैनर यूपीएससी ग्राउंड लाइक, जैसे कि एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट, इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज ऑफिस, अनफिट मिसबिहेवियर आफ्टर इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन
सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया है 2008 नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल रूलिंग इन आवाज वर्सेस अदर आरबीआई which which barred bank from charging over 30% interest on credit card, deem it unfair and trade practices. ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने असाइड कर दिया है, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म को, जिसने बैंक को बार किया था कि आप 30% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ड्यू पे नहीं लगा सकते हो। तो ये क्या है, ये क्वाज़ाई जुडिशियल कमीशन है जो कि 1988 में एक तरीके से इसको अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एक तरीके से बनाया गया था, ठीक है, 1988 में बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको कौन हेड करता है, अ सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लाई विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगी। फंक्शन क्या है पता है। अब राटा आ गया, देखो राटा में क्या दिया था इन्होंने, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इन्होंने ये बताया था कि ये जो डिटेल ऑफ द कमेटी जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, यहाँ पे बताया था पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी कौन चेयर करता है, डिफेंस मिनिस्टर। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 225 है, जबकि यहाँ पे 226 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई पॉलिटी कंप्लीट। अभी इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे कुछ देर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।